नमस्ते दोस्तों। आज का वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जिन्हें काफ़ी टाइम से सिर दर्द की समस्या हो रही है। जैसे कि अभी कुछ महीनों पहले ही मेरे पास में अनन्या आई। वो बोली कि मेरे सर में रोज़ भारीपन बना ही रहता है। ऐसा लगता है कि माथे के आसपास एक टाइट पट्टी बंधी हुई हो, और ऐसे मेरे पास दिन भर में कई सारे केसेस आ जाते हैं। तब मुझे लगा कि हेडेक पे एक वीडियो तो बनता ही है। तो आज के केस में हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब जो कि अक्सर मेरे पेशेंट्स के मन में होते हैं। जैसे कि असल में सर दर्द होता क्यों है, मेरे सर की नसें क्यों खिंचाती हैं, मेरे सर में लगातार ये भारीपन क्यों बना रहता है, कहीं किसी दिन मेरे सर की नस फट तो नहीं जाएगी, कहीं मुझे ब्रेन ट्यूमर तो नहीं। सर दर्द या तो किसी दूसरी बीमारी का सिम्टम हो सकता है जिसे कि सेकेंडरी हेडेक कहते हैं। जैसे कि अगर आपको चोट लगी हो उसके बाद में सर दर्द हो, या फिर बुखार या इन्फेक्शन के दौरान हो रहा हो, या फिर ये सर दर्द अपने आप में खुद एक बीमारी हो सकता है जिसे कि प्राइमरी हेडेक कहते हैं, जैसे कि माइग्रेन या फिर टेंशन टाइप हेडेक। हेडेक पूरी दुनिया में इतना ज़्यादा कॉमन है कि WHO के आंकड़ों के अकॉर्डिंग अगर आप रास्ते में 10 लोगों को जाते हुए देख रहे हैं तो हो सकता है कि उनमें से 4 लोगों को हेडेक की समस्या हो। और जब 2015 में इंडिया में ये स्टडी हुई तब पाया गया कि 10 में से 6 लोगों को हेडेक की समस्या है। और अब तक तो ये आंकड़े और भी ज़्यादा बढ़ गए होंगे। इनमें से ही एक थी 28 साल की लड़की अनन्या। उसका कहना था पिछले 3-4 महीनों से रोज़ की रोज़ सर में भारीपन बना रहता है। जब भी ये दर्द होता है तब ऐसा लगता है कि सर के आसपास कोई एक पट्टी बंधी हुई हो। इस सर दर्द के साथ में कभी कभी यहाँ पीछे गर्दन में भी दुखता है। दवाई लेने से थोड़ी देर के लिए आराम पड़ता है और फिर वापस से चालू हो जाता है। अब आप ही कुछ कीजिए डॉक्टर साहब। अनन्या को जो सर दर्द हो रहा था उसे टेंशन टाइप हेडेक कहते हैं। पहले माना जाता था कि ये वाला सिर दर्द टेंशन की वजह से होता है। जब किसी इंसान को टेंशन होती है तो उसके सर के आसपास की मसल्स टाइट हो जाती है, मतलब उनमें भी टेंशन बढ़ जाता है। और लगातार जब टेंशन बढ़ा रहता है तो ये मसल्स थक जाती हैं, उसके कारण सर दर्द चालू हो जाता है। इसलिए तब उसे टेंशन हेडेक कहा जाता था। लेकिन बाद में पता चला कि ये इसका मुख्य कारण नहीं है, इसलिए इसका नाम चेंज करके टेंशन टाइप या टेंशन जैसा हेडेक कर दिया गया। ICHD-3 जो कि हेडेक्स का सबसे लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग पहला क्राइटेरिया है सर दर्द का ड्यूरेशन 30 मिनट से लेकर 7 दिनों तक भी हो सकता है। अब इनमें से कोई 2 क्राइटेरिया होने चाहिए: सिर के दोनों तरफ दर्द होना, भारीपन सा लगा रहना, हल्का दर्द होना, या फिर इतना दर्द होना कि आप अपने रोज के काम कर पाओ, और फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि सीढ़ी चढ़ने से ये बढ़ता ना हो। इसके साथ में ये दोनों ही क्राइटेरिया होने चाहिए कि उबके और उल्टी नहीं आनी चाहिए, और लाइट और आवाज़ में से किसी एक से दिक्कत हो या इनमें से किसी से भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं तो फिर आपको टेंशन टाइप हेडेक है। लेकिन बेहतर यही होगा कि आप इसे खुद से डायग्नोस ना करें। अगर आपको लंबे समय से सर दर्द होता है तो प्लीज़ 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 किसी डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि ये क्राइटेरिया मैंने बहुत ही आसान शब्दों में समझाने के लिए बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई किए हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपका हेडेक भी इसी तरीके से प्रेजेंट करे। ये बहुत ही अलग अलग तरीके से हो सकता है अलग अलग लोगों में। अब इसका कारण समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी आंखें बंद हैं तो भी आपको पता चल जाएगा अगर आपके हाथ में किसी ने पिन चुभा दी हो तो, क्योंकि हाथों की जो दर्द वाली नसें रहती हैं ये अपने ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाती हैं और फिर हमें दर्द का एहसास होता है कि दर्द कहाँ पर हो रहा है, किस तरह का हो रहा है, कितनी ज़ोर से हो रहा है। अब इससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, 1940s में रॉबर्ट वाडलो नाम का एक दुनिया का सबसे लंबा आदमी था। उसकी हाइट लगभग 9 फीट थी, लेकिन 22 साल की कम उम्र में ही उसकी मृत्यु हो गई और उसकी जान ली सिर्फ एक खरोंच ने। रॉबर्ट इतना ज़्यादा लंबा था कि उसके पैरों तक नसें ठीक से पहुंच ही नहीं पाती थी, तो उसे दर्द का एहसास ठीक से नहीं होता था। अब एक दिन रॉबर्ट को बुखार आया तो उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने जब उसे पूरी तरीके से एग्जामिन किया तब उसने बताया कि रॉबर्ट को पैर में कुछ हफ्तों पहले चोट लगी थी, जो कि धीरे धीरे एक बड़े छाले में बदल गई। फिर उसमें इन्फेक्शन भी हो गया और अब ये इन्फेक्शन उसके पूरे शरीर में भी फैल गया, मतलब कि रॉबर्ट को सेप्सिस हो गया है। लेकिन अब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि उस ज़माने में सेप्सिस का इलाज इतना अच्छे से नहीं हो पाया करता था। तो इससे हमें सीख मिलती है कि जीवन में दर्द भी ज़रूरी है, और वैसे ही दर्द की नसें अपने सिर के ऊपर से होती हुई अपने ब्रेन तक भी जाती हैं। तो अब इसकी न्यूरोबायोलॉजी हम समझते हैं घर घर की कहानी से। आपकी नौटंकी छोटी बहन जिसको उंगली से भी टच करो तो गिर जाएगी, रोने लग जाएगी और आपके पापा से कंप्लेंट कर देगी। अब अगर आपके पापा भी ज़्यादा सेंसिटिव हैं तो आपकी छोटी बहन को खरोंच भी नहीं आएगी, फिर भी वो बोलेंगे अरे इसको कितना खून निकल रहा है, और फिर वो आपको गुस्से से देखने लग जाएंगे। अब अगर इस मोमेंट पर आपकी मम्मी वहाँ पर है जो कि अपने बच्चों की रग रग से वाकिफ़ है, तो वो बोलेंगी कि अरे कुछ भी तो नहीं हुआ है,
थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। लेकिन आपकी बदकिस्मती ये थी कि मम्मी उस समय मार्केट गई थी, तो अब आपका पिटना कन्फर्म। वैसे ही टेंशन टाइप हेडेक में आपकी सर की नसें भी इस छोटी बहन जैसी ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। तो सामान्य एक्टिविटी जैसे कि छूने पर या कंघी करने पर भी इसमें दर्द होने लग जाता है, और इसी को पेरिफेरल सेंसिटाइजेशन कहते हैं। आपके सेंसिटिव पिताजी की तरह आपके ब्रेन के पेन वाले एरियाज जैसे कि सोमैटोसेंसरी एरिया वो भी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, और इसी को सेंट्रल सेंसिटाइजेशन कहते हैं। और जैसे आपकी मम्मी अपने बच्चों की नौटंकी पकड़ने में एक्सपर्ट हैं लेकिन मार्केट गई हैं, वैसे ही आपके ब्रेन के कुछ एरियाज होते हैं जिनका काम होता है नौटंकी वाले दर्द को पकड़ लेना। मतलब कि जैसे जब आप किसी को टच करते हैं तो उसके स्किन के टच और प्रेशर वाले रिसेप्टर्स के साथ साथ कुछ पेन रिसेप्टर्स भी एक्टिव हो जाते हैं। तब ये ब्रेन एरियाज जैसे कि पेरी एक्विडक्टल ग्रे एरिया और रोस्ट्रो वेंट्रोमीडियल मेड्यूला डिसाइड करते हैं कि ये एक्चुअली दर्द है या नहीं। और जैसे ही इनको लगता है कि अरे ये कोई दर्द वर्द नहीं है, तो सिर्फ किसी ने टच किया है, तो ये दर्द वाले सिग्नल को दबा देते हैं, इसलिए तब दर्द फील नहीं होता। अब टेंशन टाइप हेडेक में ये दर्द वाला फिल्टर भी खराब हो जाता है, इसके कारण ही नॉर्मल टच में भी दर्द होने लग जाता है। इसी को डिसफंक्शनल पेन मॉड्यूलेशन भी कहते हैं। इसके अलावा सेरोटोनिन, नॉरएड्रेनालिन और एडिनोसिन ये तीनों भी पेन को मॉडिफाई करते हैं। जैसे कि जब दर्द होता है तो सेरोटोनिन का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, लेकिन प्लेटलेट में इसका अपटेक कम हो जाता है, तो आपको दर्द फील होने की इंटेंसिटी भी कम हो जाती है। लेकिन टेंशन टाइप हेडेक में ये सेरोटोनिन वाला मैकेनिज्म भी खराब हो जाता है। तो बेसिकली आपकी स्किन और आपके मसल्स ज़रूरत से ज़्यादा ही पेन के लिए सेंसिटिव हो गए हैं। अब इसका ट्रीटमेंट बहुत ही आसान होता है। अगर ये महीने में 1 से 2 बार ही हो रहा है तो फिर एक्यूट एपिसोड्स के लिए मेडिकेशन दी जाती है। मतलब कि जब दर्द हो तब ले लो, जैसे कि पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, कैफीन। लेकिन इन्हीं दवाइयों को बहुत ज़्यादा यूज़ करने पर मेडिकेशन ओवर यूज़ हेडेक भी हो सकता है। इसीलिए अगर ये महीने में ज़्यादा बार हो रहे हैं तो फिर प्रिवेंटेटिव मेडिकेशंस दी जाती हैं। मतलब कि इन दर्द को होने से पहले ही रोक देने वाली मेडिकेशंस, जैसे कि ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, टेट्रासाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स और एसएनआरआईज। लेकिन ये ट्रीटमेंट भी कुछ महीनों तक चलता है। जैसा कि हमने एंग्जाइटी वाले वीडियो में देखा था, इन न्यूरॉन्स की भरपाई के लिए थोड़ा समय तो लगता ही है। अब सवाल आता है कि कहीं आपके सिर की नस फट तो नहीं जाएगी? तो सिंपल आंसर है नहीं। टेंशन टाइप हेडेक के कारण आपकी सिर की नस नहीं फटती, लेकिन कुछ रेड फ्लैग साइंस जिनके होने पर आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ घातक भी हो सकता है। पहला है वर्सनिंग हेडेक, मतलब कि समय के साथ में बढ़ता जा रहा है। दूसरा है सर में चोट लगने के बाद में उल्टी होना, कुछ देर के लिए बेहोशी हो जाना, या फिर कान या नाक से खून निकलना। क्योंकि स्कल के वो पार्ट्स जो कि नाक और कान को ब्रेन से सेपरेट करते हैं वो बहुत ही पतले होते हैं, तो इसलिए उनका फ्रैक्चर होना बहुत ही आसान है, और उस फ्रैक्चर के कारण ब्रेन में चोट लगेगी तो खून नीचे निकलेगा। खांसी, छींकने या फिर पोस्चर बदलने पे सिरदर्द शुरू हो जाना या और ज़्यादा बढ़ जाना। फोकल न्यूरोलॉजिकल साइंस, मतलब कि किसी खास चीज़ में प्रॉब्लम आने लगना, जैसे कि बोलने में प्रॉब्लम आने लगना, किसी एक हाथ पैर में कमज़ोरी आने लग जाना, चलने फिरने में दिक्कत आने लग जाना, चक्कर आने लग जाना और शरीर में झटके आने लग जाना। मेमोरी या व्यवहार में बदलाव आने लग जाना, ऐसा बुखार आ जाना जिसका कोई कारण समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि ये ब्रेन के इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकता है। अगर आपको ये सारे लक्षण नहीं हैं तो मोस्टली आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर से कहूँगा कि आप खुद से डायग्नोसिस ना करें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही सिंप्लीफाइड है और ज़रूरी नहीं है कि आपका सिरदर्द इन सभी चीज़ों को फॉलो करे। तो अपना ध्यान रखिए और याद रखिए, साइकाइट्री इज़ जस्ट न्यूरोबायोलॉजी विच इज़ एट अ माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो अपने दिमाग से इसका स्टिग्मा हटाइए और अपने ब्रेन को और भी हेल्दी बनाइए। ओम शांति।